आज हम एमसीक्यू का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और लास्ट 2 वीडियोस में हमने फर्स्ट 9 चैप्टर के एमसीक्यू को सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 1 है x इज इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट। आपने इसको जो है वो ग्राफ पर शो करना है कि x इज इक्वल टू 5 की लाइन किस तरह से होगी। तो इसको हम एक्स वाई प्लेन पर शो करेंगे। ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस और ये हमारे पास होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर सेंटर में 0 होता है और राइट साइड पर होते हैं प्लस के डिजिट और लेफ्ट साइड पर होते हैं नेगेटिव डिजिट। इसी तरह से वाई एक्सिस पर ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और नीचे की तरफ नेगेटिव। अब हमने शो करना है एक्स इज इक्वल टू 5, तो एक्स की लाइन ये है और एक्स इज इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5 आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसकी लाइन लगाएंगे तो वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बनेगी इस तरह से। अब आप देख रहे हैं कि जो लाइन हमने बनाई है ये पैरेलल है वाई एक्सिस के, यानी कि आमने सामने है। इस लाइन को कहते हैं पैरेलल। ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, यानी दो लाइन जब इस तरह से आमने सामने होती हैं या इस तरह से होती है तो उनको कहते हैं पैरेलल लाइंस। तो ये जो हमारे पास लाइन आंसर आया, ये लाइन जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। जो हमारा आंसर आया है वो इस तरह से दो लाइंस हैं, इन लाइंस को कहते हैं पैरेलल लाइंस या फिर इनको इस तरह से शो करते हैं। उसके बाद कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन ऑफ y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। इसमें स्लोप की क्या वैल्यू होगी? देखें, स्लोप की जो इक्वेशन होती है वो इस तरह से होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये जनरल इक्वेशन है हमारे पास। यहाँ पर ये जो m होता है ये स्लोप को शो करता है, m का मतलब होता है स्लोप। अगर अब आप देखें ये इक्वेशन बिल्कुल इस तरह से, y की जगह पर y है और यहाँ पर देखें x की जगह पर x है और m की जगह पर यहाँ पर क्या है 5 और c की जगह पर है 3। तो m का मतलब होता है स्लोप, यानी जो x के साथ वाली वैल्यू होती है वो स्लोप को बताती है। तो इसका मतलब जो x के साथ 5 है ये स्लोप की वैल्यू, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी। द वाई इंटरसेप्ट ऑफ y इज इक्वल टू -2x -1। अब आपने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। y इंटरसेप्ट इस तरह से फाइंड करते हैं कि y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम x को 0 पुट करते हैं हमेशा। ठीक है, जब आप y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे और x को 0 पुट करेंगे, देखें यहाँ पर y इज इक्वल टू -2, x की जगह क्या आ जाएगा 0 -1। 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा -1। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया -1। उसके बाद देखिए द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x3 कट द y एक्सिस एट। आपने ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू x की पावर 3 और देखना है कि वो x एक्सिस को किस जगह पर कट करेगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करें तो जो है वो x एक्सिस पर कहाँ पर कट करता है। अब यहाँ से देखिए हम डिफरेंट वैल्यूज़ लिख लेते हैं और फिर ग्राफ पर देखेंगे कि ये कहाँ पर कट करता है। सबसे पहले हम x को पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब आप x को यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो देखते हैं y का आंसर क्या आता है। तो y भी हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब है जब हम x 0 पुट करते हैं तो y भी हमारे पास क्या होता है 0। ये फर्स्ट x की वैल्यू होती है, दूसरी y की। उसके बाद अब हम x की जगह पर यहाँ पर पुट करके देखते हैं 1। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x की जगह पर 1 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं क्या आंसर आता है। y इज इक्वल टू 1 की पावर आप जो भी ले 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो आंसर आता है 1। तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू 1 लें तो y का आंसर भी हमारे पास क्या आता है 1। ये दो हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गए। अब थर्ड फाइंड करते हैं। इसी तरह से अगर हम जो है यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन ये है ना y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। हमने x पहले 0 पुट किया फिर 1 पुट किया, अब हम पुट कर देते हैं 2। तो अब लिखते हैं यहाँ पर x की जगह पर 2 की पावर 3, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। तो y का आंसर हमारे पास आ गया 8, यानी x की वैल्यू हमने 2 पुट की तो y का आंसर आ गया 8। तो इस तरह से 3 हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। हम इसी के लिए ग्राफ बना ले। तो यहाँ पर हमने ग्राफ बना लिया। देखें यहाँ पर 0 है, ये x एक्सिस है, यहाँ पर x की वैल्यू प्लस में है और इस साइड पे माइनस पे, और ये y है, ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव। अब देखिए हमारे पास पहला पॉइंट क्या आया था, पहला पॉइंट x भी 0 है और y भी 0 है। तो देखिए यहाँ पर जो है 0 0 हमारे पास ये वाला पॉइंट होता है, तो एक पॉइंट तो ये आ गया 0 0, जहाँ पर x भी 0 होता है y भी। उसके बाद x भी 1 है और y भी 1 है, तो x की वैल्यू +1 ये है और y की प्लस वैल्यू 1 ये है। यहाँ से एक लाइन लाएँ और यहाँ से, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 2 और 8 है, यानी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 8 यहाँ से है और नीचे से हम 2 वाली वैल्यू लेकर जाएं और यहाँ से 8, ये दोनों यहाँ पर मिलते हैं। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स बन रहे हैं। इस तरह से हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब आपने ये देखना है कि x एक्सिस के ऊपर आपको कौन सा पॉइंट मिल रहा है। जो x एक्सिस की लाइन ये वाली है, तो x एक्सिस के ऊपर आपको ये वाला पॉइंट मिल रहा है, x इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया।
तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा था, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा था, वो ये वाला पॉइंट था x इज इक्वल टू 0। द ग्राफ ऑफ 3x इज रेप्रेजेंट। तो अब आपने ये बताना है कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो हमारा ग्राफ किस तरह से बनेगा, ग्रोथ का बनेगा, डिके का बनेगा। अब ग्रोथ का क्या मतलब है, ग्रोथ का मतलब होता है जो ग्राफ इंक्रीज हो रहा होता है, यानी ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है, हम उसको कहते हैं ग्रोथ का ग्राफ है। डिके का मतलब ये होता है कि अगर ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है या डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ आएगा तो हम उसको कहते हैं डिके का ग्राफ है। अब देखिए यहाँ पर है 3 की पावर x। अब x की अब आप जितनी भी वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे अब आपने पहले फॉर एग्जांपल आप ले 3 की वैल्यू 1, 3 की पावर 1 आंसर आएगा 3। जैसे ही आप वैल्यूज बड़ी करते जाएंगे, यानी x की जगह पहले हमने 1 पुट किया, अब 2 पुट करेंगे, 3 3 ज़ा 9। जितनी आप x की वैल्यू बड़ी लेंगे आपको आंसर उससे भी ज़्यादा बड़े बड़े मिलते जाएंगे। तो इसका मतलब है ये ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम लिखेंगे ग्रोथ का ग्राफ है। उसके बाद देखिए वो कहते हैं द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए जो ग्राफ होता है ना वो हमारा x की वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है। अब देखें यहाँ पर जब हम x की वैल्यूज़ पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट कर देती हूँ, 1 पुट करती हूँ, ठीक है। तो अब जब हम 1 इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो साथ में है माइनस, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा -1, 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा -1। इसको हम पेपर पर सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम 1 पुट करते हैं x की जगह पर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -9, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, साथ में हम -1 और -9, ये कितना हो जाएगा -10। उसके बाद देखिए अब हम एक नंबर बड़ी वैल्यू पुट करेंगे, पहले 1 पुट किया था, अब बारी आ जाती है 2 की, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर -9, 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, -4 एंड -9 कितना हो जाएगा -13। अब देखें जितनी भी वैल्यू हम बड़ी करते जा रहे हैं, पहले 1 लिखा तो -10 आया, उसके बाद 2 लिखा तो -13 आया, यानी कि उससे छोटी वैल्यू आती जा रही है। -10 जो है वो बड़ा होता है, -13 छोटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। माइनस की वैल्यूज़ जो बड़ी होती हैं वो छोटी होती हैं और जो छोटी होती हैं वो बड़ी होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे -10 बड़ा है या -13, तो वैसे तो 13 बड़ा होता है, लेकिन अगर -7 आ जाए तो -10 बड़ा होगा और -13 छोटा। अब देखिए हम पहले जितनी बड़ी वैल्यूज़ पुट करते जा रहे हैं हमारे आंसर उतने ही छोटे आते जा रहे हैं, यानी माइनस की वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं। तो इसका मतलब हमारे आंसर छोटे होते जा रहे हैं, तो हमारा ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही हैं, कम हो रही हैं। उसके बाद इस ग्राफ की बात करें, देखिए यहाँ पर जो x के साथ है वहाँ पर x नेगेटिव था, इसी वजह से वैल्यूज़ जो थी वो छोटी होती जाती। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू प्लस में है, अब जितनी वैल्यू बड़ी पुट करेंगे आपका आंसर उतना ही बड़ा आता जाएगा, तो हमारा ग्राफ अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ जाएगा। उसके बाद देखिए y इज इक्वल टू 5 की पावर x इज़ अ फंक्शन। वो कहते हैं ये एक फंक्शन है, आपने बताना है कौन सा फंक्शन है। अगर आप देखें यहाँ पर जो है लीनियर फंक्शन वो होता है जिसकी पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक फंक्शन वो होता है जिसकी पावर 2 होती है, क्यूबिक वो होता है जिसकी पावर 3 होती है। अब ना यहाँ पर पावर 1 है, ना 2 है, ना 3 है, तो कोई भी पावर हो सकती है। ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके बाद देखिए वो कहते हैं इसमें से आपने बताना है रेसिप्रोकल फंक्शन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर तो है पावर 2, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, यहाँ पर पावर 3 है, ये क्यूबिक फंक्शन है, और यहाँ पर x में पावर है तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो रेसिप्रोकल फंक्शन हमारे पास ये वाला होगा। उसके बाद देखिए लास्ट है y इज इक्वल टू -3x की 3 + 7। यहाँ पर देखिए पावर जो है वो 3 है, तो ऐसा फंक्शन जिसकी पावर 3 हो उसको कहते हैं क्यूबिक फंक्शन। उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 11 के MCQ, अ रेक्टेंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ एनी 2 साइड इज डैश देन द मेजर ऑफ थर्ड साइड। देखें ट्राइंगल जब बनता है, ट्राइंगल इस तरह से बनता है कि कोई भी एक साइड जो है वो 2 साइड से बड़ी होनी चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ट्राइंगल है इस तरह से, तो इसकी अगर कोई सी 3 साइड्स हैं तो ऐसा होना चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर ये साइड हमारे पास 2 है और ये साइड 3 है, तो एक साइड ऐसी होनी चाहिए जो 2 और 3 दोनों से ग्रेटर हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 आ सकता है इस तरह से, तभी ट्राइंगल बन सकता है। अगर ऐसा ना हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर आ जाए कोई और वैल्यू जो इन दोनों से छोटी हो, तो फिर हमारे पास ट्राइंगल नहीं बनेगा। ऐसा होना चाहिए कि जो 2 साइड्स हमें गिवन हो, थर्ड साइड जो है वो उन दोनों से बड़ी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ग्रेटर देन, यानी बड़ी होनी चाहिए। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हो सकता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है कि आपको ये पता होना ज़रूरी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी 3 साइड्स, जैसे अब ये ट्राइंगल है इसकी 3 साइड्स हैं, तो तीनों साइड्स की मेजरमेंट बराबर हो। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होगी, यहाँ पर भी 2 होगी, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं। अब उन्होंने हमें ऑप्शन दिए हैं कि वो क्या हो सकता है, आइसोसीलेस हो सकता है, तो इसका ऑप्शन आइसोसीलेस है। वो क्यों है? देखें आइसोसीलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, और इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो अब देखें अगर आपको एक ऐसा ट्राइंगल दिया हो जिसकी
तीनों साइड्स इक्वल हों। फॉर एग्जांपल ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो आइसोसीलेस तो ज़रूरी होगा, क्योंकि आइसोसीलेस में कोई सी दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो दो साइड्स तो इसकी ऑलरेडी इक्वल हैं, तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो आइसोसीलेस भी होता है। उसके बाद देखें, इफ़ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज़ लेस देन 90, ये आपको पता होना चाहिए। अगर एंगल का सम जो है वो 90 से लेस हो तो हम उस एंगल को कहते हैं एब्ट्यूज्ड एंगल, ठीक है। उसके बाद देखें, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ इज ऑपोजिट वर्टेक्स इन ट्राइंगल इज कॉल्ड। देखें, ये मैं आपको डायग्राम के ज़रिए समझाती हूँ। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हमने ऐसी लाइन बनानी है जो मिड पॉइंट को मिलाए, यानी जो ट्राइंगल की साइड्स हैं इस तरह से, ये फॉर एग्जांपल ट्राइंगल की साइड्स हैं, जो उनकी लाइन है उनके मिड पॉइंट, फॉर एग्जांपल इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, उसको मिलाए किससे, ऑपोजिट वर्टेक्स से। वर्टेक्स कहते हैं किनारे या कोने से, यानी ये देखें ये इसका वर्टेक्स है, इसको इसके साथ मिलाए, इसके वर्टेक्स को इसके साथ मिलाए और इसके वर्टेक्स को इसके मिड पॉइंट से मिलाए, यानी तमाम लाइंस के मिड पॉइंट जो दरमियान वाला पॉइंट हो उसके उन ऑपोजिट कॉर्नर से मिलाए। तो जो हमारे पास आंसर आएगा, यानी ये जो पॉइंट बनेगा हमारे पास इन तीनों लाइंस को मिलके, उसको हम कहते हैं मीडियन, ठीक है। इस तरह से हम मीडियन फाइंड करते हैं। जैसे हमने एक्सरसाइज में भी किया, अगर हमने मीडियन फाइंड करना होता तो हम इसी तरह से करते थे कि मिड पॉइंट को वर्टेक्स से मिलाते थे, तो जो पॉइंट आता था वो मीडियन होता है, ठीक है। उसके बाद देखें, वो कहते हैं हमारे पास दी एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल आर इंटरसेक्ट एट, जो तमाम एंगल के बाइसेक्टर होते हैं। एंगल का बाइसेक्टर आपको पता है हम किस तरह से बनाते हैं, इसी तरह से बनाते हैं जैसे मैंने यहाँ पर बनाया कि एंगल को बाइसेक्ट करते हैं दो हिस्सों में, ठीक है ना। तो वो जो तमाम, अगर हम एंगल के बाइसेक्टर बनाएं, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तो ये तमाम 1 पॉइंट यानी एक पॉइंट पर मिलते हैं। MCQ नंबर 6 है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज। देखिए, वो कहते हैं कि ये किसका लोकस होता है कि उसका एक पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट जो होता है वो तमाम पॉइंट से बराबर फासले पर होता है। देखिए फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, तो हमारे पास जो है इस तरह से अगर हम एक सर्कल बनाएं तो ये जो है ये इस पॉइंट का लोकस होगा, क्योंकि देखें ये जो पॉइंट है, ये जो सर्कल है, ये इससे बराबर फासले पर है। यानी आप इस पॉइंट से जहाँ पर भी जाएं, यहाँ पर चले जाएं, यहाँ पर चले जाएं, यहाँ पर चले जाएं, तो फासला क्या है, बराबर है। तो ये हमारे पास सर्कल का क्या होता है, लोकस। और इस तरह से ये हमारे पास किसका लोकस होगा, सर्कल का, जहाँ पर एक पॉइंट जो है वो बराबर फासले पर होता है, तो उसको हम कहते हैं सर्कल। उसके बाद देखें, अब वो लोकस की बात करें, लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, ऐसा लोकस जो दो फिक्स्ड पॉइंट से बराबर फासले पर हो। तो यहाँ पर बात हो रही है दो फिक्स पॉइंट की। हम दो फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो फिक्स पॉइंट है और इनको ज्वाइन करके हमें एक लाइन बना देते हैं। तो आपने ऐसा एक लोकस बनाना है जो इन दोनों पॉइंट से बराबर फासले पर हो। तो इसका मतलब जब आपको लाइन दी होती है और आपने कोई ऐसा पॉइंट बनाना होता है जो इन दोनों से बराबर फासले पर हो या सेंटर में आए, तो हमें लाइन का क्या लेना पड़ता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह से बनता है, कंपास को हम यहाँ पर रखते हैं, एक कट लगाते हैं और एक कट नीचे लगाते हैं, कंपास को यहाँ पर रखते हैं, कट ऊपर लगाते हैं, एक कट नीचे लगाते हैं और इनको जब ज्वाइन करते हैं तो यहाँ ऐसे हमारे पास एक लाइन आ जाती है। तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, जो दो पॉइंट से बराबर फासले पर हो, वो हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसके बाद वो कहते हैं लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन। एक लाइन है और देखें इस तरह से एक ही हमारे पास पॉइंट है, ठीक है ना। तो वो जो है वो एक लाइन से बराबर फासले पर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन है, हमने इसका लोकस फाइंड करना है और ऐसी लाइन जो उससे बराबर फासले पर हो, यानी कि वो उसका लोकस हो। तो ये दो लाइंस आपस में क्या है, आपको नजर आ रही है, पैरेलल है। तो इसका लाइन आंसर हमारे पास क्या होगा, पैरेलल लाइन। लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन, दो लाइन्स जो है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और एक पॉइंट बन रहा है जो दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट होने से बन रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी दो लाइंस हैं, एक ट्राइंगल में हम कंसीडर करते हैं, हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसमें दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं इस तरह से, यहाँ से एक लाइन आ रही है और यहाँ से एक लाइन आ रही है, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पर मिल रही हैं। तो ये हम जब एंगल का बाइसेक्टर बनाते हैं ट्रायंगल के अंदर, तो दो लाइंस जो होती हैं, फॉर एग्जांपल है ये लोकस ऑफ ए पॉइंट हम फाइंड कर रहे हैं, तो दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं तो वो कैसे करती हैं, जब हम बनाते हैं एंगल का बाइसेक्टर बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें से हमारे पास ये ऑप्शन होगा, क्योंकि सर्कल में भी लाइंस नहीं होती। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अभी हमने पढ़ा कि वो एक लाइन का होता है और पैरेलल लाइन भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा एंगल ऑफ बाइसेक्टर। उसके बाद वो कहते हैं द सेट ऑफ ए पॉइंट विच इज़ फर्दर फ्रॉम 2 किलोमीटर फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट बी इज़ अ रीजन आउटसाइड अ सर्कल ऑफ ए रेडियस। वो कहते हैं हमारे पास एक जो है इस तरह से एक सर्कल है,
उसका एक पॉइंट है बी यहाँ पर, और उसका जो लोकस है वो उससे 2 सेंटीमीटर फासले पर है, 2 किलोमीटर सॉरी, ठीक है, 2 किलोमीटर फासले पर उसका लोकस है। तो आपने उसका रेडियस बताना है। तो लोकस आपको पता है, अगर ये पॉइंट है तो ये सारा उसका लोकस है। अब हमने रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस आपको पता है सेंटर से किसी भी एक कॉर्नर तक का फासला होता है। तो यहाँ से यहाँ तक वो उसका रेडियस ही हुआ ना, यानी रेडियस भी कितना होगा हमारे पास, 2 किलोमीटर ही होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 12, विच डेटा टेक्स ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यू। देखिए हमारे पास दो डेटा होते हैं, एक डेटा होता है डिस्क्रीट डेटा, एक होता है कॉन्टीन्यूस डेटा। ऐसा डेटा जिसमें हम तमाम वैल्यूज़ लेते हैं वो होता है कॉन्टीन्यूस डेटा, और जिसमें हम कुछ मखसूस यानी स्पेसिफिक वैल्यूज़ लेते हैं उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट डेटा। द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ वैल्यू अकर इन अ डेटा, किसी भी डेटा में कोई भी वैल्यू कितने टाइम्स आती है, यानी फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू 5 बार आती है, 10 बार आती है, तो वो उस चीज़ की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ये हमने पीछे भी पढ़ा था, तो ये फ्रीक्वेंसी आएगा। मिड पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज, मिड पॉइंट का दूसरा नाम जो होता है वो क्लास मार्क होता है, ये आपने माइंड में रखना है। उसके बाद वो कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है इज ऑल्सो ड्रॉन कंस्ट्रक्टेड बाई यूजिंग। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हम क्या चीज़ यूज़ करके बना सकते हैं, हम हिस्टोग्राम को भी यूज़ करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हैं। हमने एक्सरसाइजेज में इसको यूज़ भी किया। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू को अगर माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर आता है उसको रेंज कहते हैं, और ये रेंज का फॉर्मूला भी है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू में से जब आप स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड करते हैं तो वो रेंज होती है। उसके बाद है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब देखिए यहाँ पर वर्ड हो रहा है सेंट्रल, जब आप किसी चीज़ की सेंटर मालूम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसकी मिडल या सेंटर वैल्यू कहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं इफ़ द मीन ऑफ 5, 7, 8, 9 एंड एक्स, इन तमाम वैल्यूज़ का अगर आप मीन फाइंड करें तो ये आंसर आता है, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास तमाम नंबर्स हैं और ये उसका मीन है। मीन का आंसर उन्होंने दिया हुआ है, मीन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। मीन का फॉर्मूला हमारे पास इस तरह से होता था, जो तमाम वैल्यूज़ हमें गिवन है हम उनको प्लस कर लेते हैं, 5 + 7 + 8 + 9 एंड प्लस एक्स, ठीक है, और उसको डिवाइड करते हैं उनके नंबर से, यानी वो जितनी वैल्यूज़ होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज़ है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। मीन का आंसर गिवन है 7.5, ठीक है। यहाँ से देखें इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करते हैं, इन सबको प्लस करने से आंसर आ जाएगा हमारे पास 29 + x। 5 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर 7.5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 37.5। 29 इस साइड पर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर माइनस हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करें तो यहाँ से हमारे पास इन दोनों को माइनस करने से आंसर आ जाएगा 8.5 = x। तो x का आंसर हमारे पास आ गया 8.5। फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड, आपने मॉड फाइंड करने। मॉड क्या होता है, जो किसी डेटा में सबसे ज़्यादा वैल्यू यानी बार बार रिपीट हो रही होती है वो मॉड होता है। अब यहाँ पर आप देखें कोई भी वैल्यू आपको रिपीट होती नज़र नहीं आ रही, तो इसका आंसर होगा नो मॉड, यानी इसका कोई मॉड नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं इन अ डेटा द वैल्यू विच अपीयर्स और अकर मोस्ट ऑफन, वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार अपीयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, मॉड, जो मैंने भी आपको बताया, ठीक है। उसके बाद आपने इन वैल्यू का मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन है हमारे पास, इन वैल्यूज़ का फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देखें ये डेटा इवन है या ऑड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यू है। तो मीडियन के दो फार्मूला से, इवन के लिए अलग और ऑड के लिए अलग। तो यहाँ पर ये नंबर जो है वो 7 है, तो हम ऑड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। वो हमारे पास था n+1/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। n+1/2 ऑब्जर्वेशन हमने लेनी है। टोटल नंबर हमारे पास 7 थे, 7 + 1/2, ठीक है। 7 + 1 होता है 8, 8 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4। तो फोर्थ नंबर जो है वो हमारे पास इसका आंसर होगा। देखते हैं फोर्थ नंबर हमारे पास कौन सा है, लेकिन उससे पहले आपने इस डेटा को अरेंज करके लिख लेना है। अरेंज का मतलब ये कि आपने इस डेटा को तरतीब से लिख देना है, ये आगे पीछे। इसमें देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू 110 है, उसके बाद 122 है, 124, 125, 127, इस तरह से आपने इसको तरतीब से लिख लेना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब देखें फोर्थ वैल्यू कौन सी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो 124 जो है वो फोर्थ वैल्यू है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 13, ईच एलिमेंट ऑफ ए सैम्पल स्पेस, हमें सैम्पल स्पेस दी जाती थी। S = फॉर एग्जांपल कोई भी उसमें नंबर होते थे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर हम एक डाइस यानी छक्के की बात करें जो लूडो में यूज़ होता है तो उसके सैम्पल स्पेस इस तरह से होते हैं। तो जो सैम्पल स्पेस का हर एलिमेंट होता है, उन्होंने कहा उसको क्या कहते हैं, तो ये सैम्पल स्पेस है पूरी, और उसका हर एलिमेंट जो होता है उसको हम कहते हैं सैम्पल पॉइंट। यानी 1 सैम्पल पॉइंट है, 2 सैम्पल पॉइंट है, इनको हम अलग अलग क्या कहते हैं, सैम्पल पॉइंट। उसके बाद एन आउटकम विच रिप्रेजेंट हाउ मैनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट द थिंग्स टू बी हैपन। आउटकम कहते हैं रिजल्ट को। तो वो कहते हैं ऐसा रिजल्ट जो हमें ये बताता है कि कोई चीज़ कितनी मर्तबा आई है
एज़ वी एक्सपेक्ट, जिस तरह हमें तवक्को होती है, यानी हमारा आंसर उस तरह से आता है जिस तरह हमें तवक्को होती है उस चीज़ की, उस रिज़ल्ट की, तो उसको हम कहते हैं फेवरेबल आउटकम, यानी जो हमारी फेवर में होता है, यानी जिसको हमने एक्सपेक्ट किया होता है, उस ऐसे आउटकम को हम कहते हैं फेवरेबल आउटकम। उसके बाद देखिए, विच वन टेल्स हाउ ऑफन अ स्पेसिफिक इवेंट अकर रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपने बताना है कि कौन जो है वो हमें ये बताता है कि इवेंट कितनी बार अकर हुआ है और टू द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि हम उसको टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं। तो ये हमने पढ़ा था रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह से होती है कि अगर हमने किसी भी इवेंट की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी को ऊपर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है तो हम उसको ऊपर रखेंगे और टोटल फ्रीक्वेंसी यानी तमाम इवेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको प्लस करके नीचे लिखते हैं। ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह से होती है, जो भी फ्रीक्वेंसी हमें दी होती हैं सबको प्लस करते हैं, जैसे यहाँ पर आंसर आया 43। फिर अब अगर हमने इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो 3 को ऊपर लिखेंगे और जो टोटल आंसर आया था उसको उससे डिवाइड कर देते हैं, इसको कहते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद देखें, एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग इज ऑल्सो नोन एज, एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को। ठीक हो गया। उसके बाद द सम ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द फिक्स्ड नंबर ऑफ, अगर हम तमाम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के जो आंसर आए उनको प्लस करें तो हमारा आंसर किसके इक्वल आता है, हमारा आंसर जो है वो ट्रेल्स के इक्वल आता है। ट्रेल्स क्या होते हैं, ट्रेल्स को आप इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोइंस हैं, सिक्के हैं, अगर आप उनको थ्रो करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोइन को थ्रो किया 6 टाइम्स थ्रो किया तो जो नंबर ऑफ़ ट्रेल्स होंगे, अगर आपने 2 कोइंस को थ्रो किया 6 टाइम्स थ्रो किया तो जितनी बार आपने उसको थ्रो किया होगा तो वो आपके नंबर ऑफ़ ट्रेल्स होंगे। इसीलिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की तमाम वैल्यूज़ को जब आप प्लस करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास ट्रेल्स के इक्वल आता है। उसके बाद वो कहते हैं द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट, तो ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है, आपने पढ़ी होगी कि कोई भी इवेंट कितनी मरतबा जो है वो अक्कर होने के उसके चांसेस होते हैं। प्रोबेबिलिटी में हम यही फाइंड करते हैं कि किसी भी चीज़ के होने के चांसेस क्या हैं, वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है। एन इवेंट विच विद द प्रोबेबली अक्कर इट हैज़ ग्रेटर चांस टू अक्कर इज कॉल्ड, ऐसा इवेंट जिसके अक्कर होने के चांसेस ज़्यादा हों तो उसको हम कहते हैं लाइकली इवेंट। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल स्पेस व्हेन 4 डाइस और रोल्ड, अगर आप 4 डाइस को जो है वो रोल करते हैं तो आपके पास सैम्पल स्पेसिस कितने आएंगे, यानी कि कितने नंबर ऑफ़ ट्रेल्स बनेंगे। तो अब देखें, डाइस में टोटल नंबरिंग जो होती है वो 6 तक होती है, तो टोटल जो है वो नंबर्स उसके ऊपर कितने 6 और डाइस कितने हैं 4, तो 6 लिखेंगे और 6 की पावर लिखेंगे 4, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए, वाइल रोलिंग अ डाइस व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल, अगर आप 2 डाइस को रोल करें तो आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपको दोनों डाइस पर जो है वो 2 आए, ठीक है ना। तो ये आपने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस कितने हैं। तो सैम्पल स्पेस फाइंड करने के लिए देखिए, उन्होंने पेयर ऑफ डाइस रोल किए, यानी 2 डाइस थे, तो डाइस के ऊपर टोटल नंबरिंग होती है 6, जैसे अभी हमने ऊपर वाला फाइंड किया, और आपने उसको कितनी टाइम्स रोल किया था 2 टाइम्स, ठीक है। तो 6 6 होता है 36, तो टोटल सैम्पल स्पेस आपके पास हो गए 36 को नीचे रखते हैं और उसके ऊपर क्या लिखेंगे हम, देखिए हमें दोनों डाइस पर चाहिए 2, और पहली डाइस पर भी 2 और दूसरे डाइस पर भी 2, ठीक है। तो ऐसा हमारे पास जस्ट एक बार ही हो सकता है, हमारे पास एक इवेंट ऐसा होगा जिसमें ऐसा कर हो सकता है, तो ये प्रोबेबिलिटी का आंसर होगा हमारे पास। जो इवेंट होता है उसको ऊपर रखते हैं और टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस नीचे, तो 1/36 जो है वो हमारा आंसर होगा। अ कार्ड इज चूजन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, हमारे पास 52 कार्ड्स हैं और उसमें से आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ना हमारे पास जैक आए ना हमारे पास किंग आए। तो आपको पता है पहले तरीका, हम जैक और किंग के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, तो नो का आंसर आ जाते हैं। इसको देखते हैं। देखिए, टोटल प्लेइंग कार्ड्स हमारे पास होते हैं 52, ठीक है, और किंग और जैक की बात अगर हम करें, किंग और जैक, किंग भी हमारे पास 4 होते हैं और जैक भी हमारे पास 4 होते हैं, तो टोटल हमारे पास हो गए 8। तो हम इसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं हम किंग और जैक के लिए, तो इसका नाम हम रख देते हैं ए, ठीक है। तो जो 8 है उसको आप ऊपर रखेंगे और 52 को आप नीचे रखेंगे, तो इनको कैंसिल करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 2 8 एंड 4 13 52। तो हमारे पास आंसर आ गया 2/13। ये हमारे पास आ गया किंग और जैक के लिए, लेकिन हमें चाहिए नॉट
नॉट के लिए चाहिए, यानी किंग और जैक हमें नहीं चाहिए। तो उसका तरीका इस तरह से होता है, आप आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड किया, तो अब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे ए डैश के लिए। तो उसका तरीका ये होता है, आप 1 में से माइनस कर देते हैं जो आंसर आपके पास आया होता है, यानी 2/13। तो यहाँ से नीचे 1 लिख देते हैं, 13 एलसीएम आ जाएगा। 13 को अंदर रखें, 1 पर डिवाइड करें, 13 आंसर आएगा। 13 1 ज़ा 13 माइनस 13 को 13 से डिवाइड करें, और तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 13 को 13 से डिवाइड करेंगे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आंसर आ जाएगा। 13 में से 2 को माइनस करें तो आंसर आता है 11/13। तो इसका आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हमारे एमसीक्यू कंप्लीट हो चुके हैं। हमने तमाम बुक के एमसीक्यू को समझा। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।